हाँ जी बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चों का बहुत ही फेवरेट चैप्टर भी है। हाँ, यदि किसी चैप्टर के बारे में आप बच्चों को सुनते हुए पाएंगे कि हाँ उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो वो बात कर रहे होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। और ऐसा फ्यूचर में भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो भी होता है। तो आइए बेटे, आज हम अपना बहुत ही बढ़िया प्यारा सा फेवरेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आगे से कहा करेंगे हमारा फेवरेट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आइए मेरे साथ साथ शुरू करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले तो नाम लिखेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसे हम पॉपुलरली बुलाते हैं एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं कहता हूं लिखिए। पहले तो आपको लिख के बताता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is not to earn profits, क्या लिखा बेटे हमने? एनी ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is not to earn profits, they are created for the benefit of its members, society, spreading of religion, charity, etc. ठीक है ना? सभी बच्चे बेटे मेरे साथ साथ फटाफट लिखेंगे ताकि फिर मैं आपको समझा पाऊं ये मैंने लिखा क्या है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर अभी तक तो समझ नहीं आया कि आपने क्या लिख दिया। मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। एक पुरानी फिल्म है, बॉलीवुड में एक पुरानी फिल्म है, उसका नाम है मिस्टर इंडिया। इस मूवी में ना अनिल कपूर थे और श्रीदेवी ये फीमेल एक्ट्रेस थी। अभी लेटेस्ट किसी मूवी का मुझे एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा चलिए एक पुरानी मूवी का एग्जाम्पल ले लेता हूं। और मूवी का नाम है मिस्टर इंडिया, बहुत ही फेमस मूवी थी। इसमें जो हीरो थे अनिल कपूर, वो क्या करते थे, वो अपने घर में जो अनाथ बच्चे थे ना उनको रखते थे। अनिल कपूर का एक घर था और अनिल कपूर अपने घर में अनाथ बच्चों को रखते थे। कई सारे अनाथ बच्चे उनके साथ रहते थे। अब कोई अनिल कपूर से पूछे कि भाई क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं, तो अनिल कपूर कहता है कि नहीं ये बच्चे मेरे नहीं हैं। समझ में आ? ये ना जाने सड़क पर भटक रहे थे तो मैंने ऐसे अनाथ बच्चों को अपने साथ अपने घर पर रख लिया। अब बताइए अनिल कपूर के मन में क्या था? चैरिटी तो थी, ठीक है ना? तो चैरिटी के लिए वो ऐसा कर रहे थे। अब मैं आपको और उदाहरण देता हूं।
इसी तरह से जैसे अनिल कपूर ने कुछ अनाथ बच्चे अपना के अपने घर में रखे हुए थे, ऐसे कई संस्थाएं होती हैं। समझ में आया? ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ऑर्फनेज चलाती हैं। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम, अब पता नहीं इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, लेकिन मैंने लिखा अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम कह लो, अनाथालय कह लो। समझ में आया? यानी कि अनाथ आश्रम एक ऐसी संस्था है, वो क्या करती है, वो अनाथ बच्चों को अपने साथ रखती है। तो मैं क्या कहूं, अनाथ आश्रम एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को रखना है, उनको पालना है, उनको बड़ा करना है। तो भाई वो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। तो ऐसी संस्था अनाथ आश्रम क्या कहलाएगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझा? ठीक है सर, और उदाहरण दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको और भी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक बहुत ही वेल्दी, वेल्दी मतलब एक अमीर व्यक्ति था, ठीक है, रिच पर्सन। अब रिच पर्सन ने कहा कि भाई मुझे भगवान ने बहुत पैसा दिया, तो मैं भी कुछ करना चाहता हूं। तो लोगों ने उससे पूछा, अच्छा आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं एक अस्पताल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, जहां पर मैं गरीबों का, गरीब लोगों का इलाज करूंगा, पुअर पीपल्स को मैं वहां पर ट्रीटमेंट दूंगा। ठीक है। अब बेटे एक अमीर व्यक्ति के मन में आया कि भाई मुझे भगवान ने इतना पैसा दिया, तो फिर क्यों ना मैं समाज के लिए कुछ काम करूं। तो उसने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, जिस हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज होता है। अब मुझे बताओ, उस अमीर आदमी का हॉस्पिटल बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव समाज की सेवा करना है या मुनाफा कमाना है? सोसाइटी का वेलफेयर है। ठीक है। तो ये अमीर आदमी जब हॉस्पिटल खोलेगा ना, तो ये उसका नाम रखेगा चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है। अब मान लो ये लाला अमरनाथ थे, तो इनका नाम हो जाएगा लाला अमरनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटे हर व्यक्ति जरूरी नहीं है प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कई संस्थाएं बनाते हैं, और उन संस्थाओं का काम होता है समाज का उद्धार करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, चैरिटी करना। तो ऐसी संस्थाएं कहलाती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऐसी संस्था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना ना हो। ठीक। मैं और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बेटे एक मंदिर है, ठीक है जी, और मंदिर जो है ना वो ट्रस्ट चला रही होती हैं, ट्रस्ट बनी होती है, ट्रस्ट के अंडर मंदिर आता है। ठीक है। या कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो भी ट्रस्ट वाले ही लोग होते हैं। ठीक है जी। आप मंदिर में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां पर आप कई बार देखते हैं कि ये लोग कुछ सर्विसेज देते हैं। जैसे कि अगर मैं गुरुद्वारे की बात करूं, तो गुरुद्वारे में हलवा लिया जाता है। ठीक है जी। आप क्या करते हैं, आप इसके लिए पेमेंट देते हैं। अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप कुछ पेमेंट देंगे और गुरुद्वारे से आपको हलवा मिल जाएगा। अब बेटे आप मुझे सोच करके बताइए कि गुरुद्वारे ने आपको हलवा क्यों दिया? गुरुद्वारे वालों का यह सोचना है कि भाई देखो ऐसा है, लोग गुरुद्वारे के बाहर हलवे को सेल करेंगे, एक तो वो खराब क्वालिटी का हलवा आपको देंगे। समझ में आया? तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई गुरुद्वारा ही हलवा देगा। इससे होगा क्या, अगर किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए होंगे तो वो 10 रुपया देगा, गुरुद्वारे से हलवा ले लेगा और वो इसे भगवान को चढ़ा सकता है। ठीक है ना। बाहर दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाला तो आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा। तो उन्होंने एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए
हलवा अपने गुरुद्वारे में ही प्रोविजन कर दिया कि आप पैसे दे दीजिए, हलवा ले लीजिए। अब मुझे बताइए, उस संस्था का ऑब्जेक्टिव क्या आपको हलवा बेच के मुनाफा कमाना है? नहीं बेटे, वो तो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। समझ में आया? तो चैरिटी कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव अपने रिलीजन का सेवा करना है। इसी तरह से बेटे आपको कई बड़े मंदिर भी नजर आएंगे। उन बड़े मंदिर के अंदर अगर आप जाते हैं तो प्रसाद के रूप में आपको वो भोजन खिलाते हैं, ठीक है। और जब आप वहां पर भोजन लेने जाएंगे तो वो आपके कहेंगे कि 25 रुपए की आपको पर्ची कटवानी है, तो 25 रुपए की पर्ची देते हैं, वो आपको भोजन सर्व कर देते हैं। समझ में आ? ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो मैंने कहा बताइए, मंदिर की या गुरुद्वारे की क्या मंशा है? क्या वो आपसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? नहीं बेटे, वो तो समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हो कि उस संस्था का ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा जी, अब बेटे मान लेते हैं ये इलाका है, यहां मान लीजिए कई सारे मकान बने हुए हैं, ऐसे यहां पर गलियां बनी हुई हैं और यहां पर मकान बने हुए हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप सोच लीजिए ये हमारा मोहल्ला है और कोई बात नहीं है, यहां पर कई सारे मकान बने हुए हैं। तो बेटे मोहल्ले वाले लोग क्या करते हैं, अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं। उस एसोसिएशन को बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसे बोलते हैं RWAs। अच्छा सर एक बात बताओ, हमारे मोहल्ले वालों को एसोसिएशन बनाने की क्या आवश्यकता थी? बेटे कई कामों में मोहल्ले वाले अपने पास एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे ना, तो सोसाइटी वालों ने भी अपनी एक एसोसिएशन बना रखी होती है, ठीक। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा मोहल्ले में क्या दिक्कत है, जो भी मोहल्ले में प्रॉब्लम होती है उसका वो समाधान करवाते हैं। तो भाई मोहल्ले की एसोसिएशन बनी, वो मोहल्ले के काम करवाती है, और मोहल्ले के काम करवाने के लिए वो मोहल्ले वालों से कहती है कि हर घर वाले को 500 रुपए पर मंथ देने होंगे। तो हर घर से ना एक फिक्स कंट्रीब्यूशन इस एसोसिएशन को दे दिया जाता है, और फिर मोहल्ले के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये संस्था उसका समाधान करती है। और इसके लिए ना किसी को हेड बना दिया जाता है, वो कहते हैं मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। समझ में आ? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस संस्था को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव था कि उनकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, और उसके लिए उन्होंने थोड़े से पैसे भी लिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। समझ में आया? तो ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं। तो बेटे मैंने आपको ऐसी कई संस्थाओं के उदाहरण दे दिए। आपके मोहल्ले की ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, आपके मोहल्ले के रिलीजियस प्लेसेस, आपके एरिया के आसपास देखना लिखा होगा चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो सारे क्या हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये वो सब संस्थाएं हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है कि सर जिन संस्थाओं का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना और फिर बाद में प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो बेसिकली बेटे अकाउंटिंग तो बनी थी व्यापार की सहायता करने के लिए, बिजनेसमैन की सहायता करने के लिए, लेकिन अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो क्या इनको भी अकाउंटिंग करनी चाहिए? आंसर इज यस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने पास अकाउंटिंग करेंगी। पहली तो बात यह है,
इसीलिए हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब बच्चा कहता है सर जब इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर आप इनकी अकाउंटिंग क्यों करवा रहे हैं? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं। मैं वापिस चलता हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि बॉलीवुड मूवी थी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर अपने घर में अनाथ बच्चों को रखते थे और अनिल कपूर के पास अक्सर फंड्स खत्म हो जाते थे, पैसे ही नहीं होते थे। बच्चों को खाना खिलाना है या बच्चों को मेडिकल हेल्प दिलानी है, इस कामों के लिए पैसे चाहिए, तो अनिल कपूर के पास पैसे ही नहीं होते थे। यानी कि बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अक्सर समस्या हो जाती है कि उनके पास पैसे ही नहीं होते। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर बताओ ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगी? तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटे मैं कहता हूं, मान लीजिए अब यहां पर ना बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई है, तो मैं दूसरे पेज के ऊपर चलता हूं। मैंने कहा लीजिए अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक मंदिर है या एक गुरुद्वारा है। इस मंदिर या इस गुरुद्वारे ने क्या किया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला, जहां पर इन्होंने कहा कि हम गरीब लोगों का इलाज करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट किया करेंगे। अब क्या लगता है आपको कि हॉस्पिटल चलाने में इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर ऑब्वियसली आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, आपको खर्चा करना पड़ेगा। अब बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम यह है कि इन्हें खर्चा करना होता है। अगर इनके पास रेवेन्यू ना हो तो बेटे ये लोग ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये लोग रेवेन्यू चार्ज करते हैं। सर रेवेन्यू चार्ज करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर आप किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, अगर आपने दिखाना है तो आप 25 रुपए की पर्ची कटवाइए। वो आपका एक कार्ड बना देते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका ना कार्ड बनाएंगे। अब सर कार्ड बनाएंगे और आपसे 25 रुपए लेंगे। अब बेटे ये 25 रुपए वो लेंगे ताकि वो खर्चे कर पाएं, और जब वो खर्चे इसमें से करेंगे तो वो ये कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग की सहायता से वो ये कैलकुलेट करेंगे कि उन्होंने जो रेवेन्यू कमाया वो अधिक था या नहीं था। इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास खर्चे होते हैं 1,00,000 रुपए के, लेट अस सपोज, मैंने एग्जांपल लिया, तो ये संस्था कहेगी कि अच्छा ये बताओ हमारे पास रेवेन्यू कितना आया था। वो कहेंगे सर हमारे पास रेवेन्यू था 1,20,000 रुपए का। इसका मतलब ये कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ने लोगों से पैसे इकट्ठा किए 1,20,000 और फिर हॉस्पिटल में सुविधाएं देने में खर्च हो गए 1,00,000, तो इनके पास एक्स्ट्रा क्या बचा? इस एक्स्ट्रा को हम प्रॉफिट नहीं बोलते, इस एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं सरप्लस। समझ में? यानी कि चैरिटेबल संस्थाएं पैसा भी चार्ज करती हैं, लेकिन वो बाजार से कम रेट पर सर्विस देती हैं, और वो पैसा चार्ज करती हैं जिससे वो अपने खर्चे कर पाएं, और जो भी एक्स्ट्रा उनके पास बचता है वो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर लेकर नहीं जा सकता, वो वापिस उसी ऑब्जेक्टिव पर खर्च हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं तो ये 20,000 रुपए हम अगले साल फिर से स्पेंड कर देंगे।
सर अगर अगले साल फिर एक्स्ट्रा बच गया तो उसके अगले साल खर्च करेंगे। यानी जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो अल्टीमेटली खर्च ही होगा, वो किसी की पॉकेट में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मैं समझता हूं बेटे इतना बताना आपके लिए बहुत है। अब मैं कोई आपको बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए मैं अब यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपके साथ अकाउंटिंग की बातें करनी है। मैंने आपको सिर्फ यह समझाना था कि बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि हम कितना रेवेन्यू ले रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर खर्चा रेवेन्यू से अधिक होगा तो ज्यादा लंबे समय तक यह संस्था अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगी। यानी कि रेवेन्यू और खर्चों का हिसाब किताब तो इन संस्थाओं को भी रखना पड़ता है, इसीलिए इन संस्थाओं को भी अकाउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ? इसीलिए हम इन संस्थाओं की अकाउंटिंग आपको बता रहे हैं। चलिए सर, क्या इन संस्थाओं की अकाउंटिंग बाकी लोगों की अकाउंटिंग से अलग होती है? आंसर इज नो। इनकी अकाउंटिंग भी वही है। ये लोग भी अपने पास जर्नल बनाते हैं, ये लोग अपने पास कैश बुक भी बनाते हैं, और ये लोग अपने पास लेजर भी बनाते हैं। ये सब अपना काम करते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर संस्था छोटी हो ना तो वो अपने पास सिर्फ जर्नल बना लेती है और कैश बुक बना लेती है। यानी बेटे अकाउंटिंग का काम तो इनका वही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनके जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना, उनमें डिफरेंस होता है। तो अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई अंतर है तो वो उसके फाइनल अकाउंट्स में अंतर है, और वही इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाना है। इसीलिए अगर आप चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको चैप्टर का नाम दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है बेटे, अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी तक आपके साथ में कोई खास चर्चा नहीं की है, सिर्फ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि इस धरती पर कुछ ऐसी संस्थाएं भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है, समाज की सेवा करना है। ठीक, फिर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि चाहे आपका उद्देश्य समाज की सेवा करना भी क्यों ना हो, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। समझ में आया? और अगर आपको समाज की सेवा लंबे समय तक करनी है तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा मिला और आपने कितना पैसा खर्च किया। इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। ठीक है, और हम अपनी लर्निंग की शुरुआत बिल्कुल यहीं से करने वाले हैं, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। और सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। ठीक, लिखिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनके फाइनल अकाउंट्स इनसे थोड़े अलग होते हैं। तो सर इनके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स नंबर 1 रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख दिया करेंगे।
और नंबर 3 बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स में हम आपके साथ 3 स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले का नाम होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरी होगी बैलेंस शीट। अब बच्चे कह रहे हैं सर पहले तो हमें यह बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो पहले सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है जी। बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? किसी बच्चे ने पूछा सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो मैंने कहा बहुत सरल बात है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है। अब मुझे एक बच्चे की बात याद आई। उस बच्चे ने कहा सर पहले तो ये बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहां पर जरूरत क्या है। मैंने कहा सुनिए, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना किसके, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो सबसे पहले बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। समझ में आ? और ट्रायल बैलेंस से फिर हम उसके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेटे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती, वो अपने पास पहला डॉक्यूमेंट क्या बनाती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आगे लिखेंगे इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक and all receipts are shown on the debit side while all the payments are shown on the credit side and it ends with closing balance of cash and bank। अब क्या है बेटे, ये जो मैं बातें लिखता हूं जल्दी से ये बातें लिखेंगे, बच्चों की हैंडराइटिंग है वो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, वो कहते हैं आराम आराम से चलेंगे। जल्दी से लिखिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं मैंने लिखा क्या है। जब तक आप लोग लिखते रहिए तब तक मैं कुछ बातें कर रहा हूं। बच्चे कह रहे सर समझ में आया ही नहीं लिखा क्या है। अरे तो वही तो समझा रहा हूं कि मैंने क्या लिखा है। हाँ जी, मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बहुत सरल सी बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का काम होता है कि साल भर में जो पैसे आए हैं और जो पैसे गए हैं उनकी रिपोर्ट बनाना। ठीक हो गया। यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम लिखते हैं कि मेरे पास कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस एक साल पहले क्या था। ठीक है जी, ये बिगिनिंग में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं हमारे पास कौन कौन सी रिसिप्ट्स आई। साल भर में ना हमारे पास जो रिसीट्स आएंगी, बहुत सारी रिसीट्स आएंगी। अभी आप ये दिमाग मत लगाना कौन सी रिसीट्स आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। हमारे पास साल भर में बहुत सारी रिसीट्स आएंगी। उन रिसीट्स को ना आगे चल के मैं कहूंगा रेवेन्यू रिसीट्स और मैं कहूंगा कैपिटल रिसीट्स। बच्चे चक्कर खा के गिरने लग गए, कह रहे बताओ पहले तो अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, अब सर ने रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये नई बात बीच में घुसा दी। बेटे मैं तो कह रहा हूं ये तुम्हारा बहुत फेवरेट चैप्टर होने वाला है, इसीलिए बातें नहीं करनी है, नोट करना है, मेरे साथ सुनते जाना है। पहले तो 2-3 क्लासेस तक मैं आपको बहुत सारी बातें सुनाने वाला हूं
और आपकी ड्यूटी है चुपचाप सुनते रहना। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, फिर आप लिखोगे रिसीट्स। ठीक है जी, मैंने बताया कि आगे चल के समझाऊंगा कि रेवेन्यू रिसीट्स होती है, कैपिटल रिसीट्स होती हैं। और यहां लिखूंगा मैं पेमेंट्स। सर हम समझ गए आपका इशारा। अब आप कहोगे पेमेंट्स भी दो तरह की होती हैं। मैंने कहा एक होती है रेवेन्यू और एक होती है कैपिटल। और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड। इसमें कैश भी आएगा और इसमें बैंक भी आएगा। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ना, उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है? वो कहता है कि भाई इस संस्था का जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो इस संस्था के पास कितना कैश का बैलेंस था और कितना बैंक का बैलेंस था। फिर पूरे साल में इस संस्था को कहां कहां से पैसे मिले, रिसीट्स को डेबिट करना होता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहां कहां पेमेंट की तो मैंने पेमेंट्स को क्रेडिट कर दिया। और फिर इस संस्था के पास कितना बैलेंस बच गया, इसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हालांकि ये इतना छोटा नहीं होता, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे अब कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। आइए जी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। यानी ये सारी रिसीट्स और ये सारी पेमेंट्स हमें कैश बुक से मिली हैं। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। इसकी शुरुआत होती है कैश और बैंक साल के शुरू में कितना था उससे शुरुआत होगी। ऑल द रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड। और जितने भी पैसे आएंगे वो मैं यहां पर डेबिट करता जाऊंगा। एंड ऑल द पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मैं सारी की सारी पेमेंट्स दिखाऊंगा। और फिर कितना पैसा था साल शुरू होने पर, कितना पैसा आया, कितना मैंने पे कर दिया और कितना मेरे पास बच गया। ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। और इतना सा जानना मेरे लिए काफी है, इससे मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा सकता हूं। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, जितनी बात आपने समझ ली है उतने से अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटे मेरे पास एक छोटी सी इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रही है और सभी बच्चे मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप हमें होमवर्क दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क दे दी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूं, अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूं। टी.एस. ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20.52। आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बनाने जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ना तो आगे सोचेंगे ना कुछ पीछे सोचेंगे, बस मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे, वो भी जल्दी जल्दी। ये हमने बनाया वही फॉर्मेट जो हम अक्सर बनाते हैं। सबसे पहले बीच में से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, बीच की लाइन मैंने डबल कर दी। एक अमाउंट का कॉलम मैंने यहां बनाया, एक अमाउंट का कॉलम मैंने यहां बनाया। ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये ऊपर मैंने एक और लाइन लगा दी। इसके ऊपर मैंने हेडिंग लिख दी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखी जाती हैं रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पर लिखी जाती हैं पेमेंट्स।
और यहां लिखा जाता है रुपए। ठीक है जी। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब बेटे मैं आपको बता दूं कि जो क्लब होते हैं ना, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरी चर्चा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे चल रही है, इसीलिए हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। यहां लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2013 500 रुपीज। कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2013 3400 रुपीज। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास 500 रुपए का कैश बैलेंस एक साल पहले था और बैंक के अंदर 3400 रुपए थे। आइए जी, पहले हम इतनी जानकारी लिख लें अपने पास। तो मैंने यहां पर लिखा सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे कह रहे अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक से। हां, यानी एवरग्रीन क्लब के पास एक साल पहले कैश था 500 और बैंक के अंदर बैलेंस था 3400। ये टोटल हो गया था 3900। अच्छा जी, आगे लिखिए। सर आगे लिखा है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, डोनेशंस रिसीव्ड। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं। मैंने कहा उसको छोड़ो, आप ये बताओ कि पैसा मिला है या पे हुआ है। बच्चे कह रहे सर इतना तो समझ में आ रहा है कि पैसा मिला है। अब बताइए कितना पैसा मिला है। जितना पैसा मिला है आप उसे डेबिट में दिखा दीजिए। तो बेटे मैंने लिखा यहां पर टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RECD, रिसीव्ड 15,700 रुपए। डोनेशंस रिसीव्ड, दान मिलना, हमें दान मिला कितना 2800 रुपए का। अच्छा सर, फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। अब बताइए ये चारों क्या हैं, रिसीट्स हैं कि पेमेंट्स हैं। सर ये तो पेमेंट्स हैं, तो पेमेंट्स को पेमेंट साइड में दिखाइए। आइए जी, पेमेंट साइड में लिखा जाए नंबर 1 इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बहुत सिंपल सा आपने लॉजिक लगाना है। पैसा अगर आपको लगता है आया है तो डेबिट कर दो, गया है तो क्रेडिट कर दो। तो सर ये पेमेंट है। उसके बाद लिखा था रेंट पेड, तो बाय रेंट पेड, हमने रेंट पे किया कितना 500 रुपए। बाय जनरल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए 2300 रुपए। बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो हमने पोस्टेज एंड स्टेशनरी पे कर दी 250 रुपए। आगे देखते हैं सर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 870। तो बेटे आपके भी घर में न्यूज़पेपर आता होगा, तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 870 रुपए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120। अब बताओ यहां लिखूं
बच्चे कह रहे हैं सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, पैसा आएगा, तो मैंने कहा यहां लिख दूं टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 120 रुपए, 120 रुपीज। बुक्स परचेज्ड 3400, तो यहां लिखेंगे बाय बुक्स परचेज्ड, किताबें खरीदे होंगी तो पेमेंट हुई होगी 3400 रुपए, पेमेंट में दिखा दिए। फिर लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड 4700। अब क्लब ने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, ये कितना है 4700। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड 500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 500। ऑनरेरियम टू कोचिस, अब बच्चों को भी ये पता नहीं है कि ऑनरेरियम होता क्या है, तो अभी समझ लो ऑनरेरियम का मतलब होता है पेमेंट। ऑनरेरियम मतलब किसी का आदर करने के लिए, ऑनर करने से बना है ऑनरेरियम, किसी का आदर करने के लिए हमने पेमेंट दिया, कितनी 1500 रुपए। बाय ऑनरेरियम पेड, 1500 रुपए हमने ऑनरेरियम पे कर दिया। और फिर हमारे पास कैश बचा हुआ है 300 रुपए का, और बैंक का बैलेंस कितना है ये हमें निकालना है। हमने कहा लीजिए निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस दिया हुआ है 300 रुपए, और बैंक का बैलेंस कहा गया है आप निकाल के बताइए। मैंने कहा लो तो इसमें क्या कठिनाई है, अभी निकाल देते हैं। आइए जी, तो हम जरा निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना हुआ 0, ये हुआ 2, 9 एंड 7 16, 16 एंड 8 24, 25, 25 और 5 30, 0 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 and 2 13, 1 कैरी 23020। ठीक है जी 23020। तो ये भी कितना होगा 23020। अब टोटल लगाइए 0 0 0 0 0 0, तो यहां पर भी आना चाहिए 0 0 5 5 एंड 7 12 12 12 12 12, यहां पर 2 है तो यहां आना चाहिए 0, 1 कैरी हो जाना चाहिए। 5 1 6, 6 and 3 9, 9 and 2 11, 11 and 8 19, 19 and 4 23, 23 and 7 30, 35, 38, और यहां पर है 0, तो 38 में 2 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4। बच्चे कह रहे हैं सर आपकी टोटल भी गजब है। कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से टोटल लगा लीजिए। अब हमने आपको टोटल करना थोड़ी ना सिखाना है। चलिए 5 4 9, 9 and 2 11, 11 and 3 14, 18 19, तो ये मेरे पास आ गया 4, 19 and 4 23, ये हो गया 4200। समझ में आ? बोलिए। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी भी रिसीट्स होंगी वो आपने डेबिट कर देनी है, रिसीट्स को डेबिट कर देना है और पेमेंट्स को क्रेडिट कर देना है। बोलिए समझ में आया? यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बताता है कि हमें कहां कहां से पैसे मिले और हमने कहां कहां पर पैसे खर्च किए। ये बेटे मोस्टली क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ रहता है। मेरी बात ध्यान सुन ला, ये आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, अक्सर आपको दिया हुआ होता है। ठीक है जी। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहा जाता है।
अब बेटे आपकी क्लास अब मुझे आज यहीं पर रोकनी होगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, अब लंबी चर्चा है। तो आपके पास होमवर्क जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके पास होमवर्क जाएगी। और इसके साथ साथ आपको थ्योरी में एक क्वेश्चन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है जी, तो मैं आपको बल्कि रीड करके बता ही देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। पहले तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर मेरे साथ साथ सभी बच्चे चर्चा करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आइए जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे रीड करेंगे 2 मिनट में, फिर आपको छोड़ देंगे। आज की क्लास इतनी ही है बेटे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से तैयार किया जाता है, समझ में आ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में बनता है। तो साल के एंड में जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो मैंने लिखा था इट इज समरी ऑफ कैश बुक, यानी ये कैश बुक से तैयार किया जाता है। जबकि ये ट्रांजैक्शंस, आप जानते हैं कैश बुक ट्रांजैक्शन से बनती है। पीरियड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जबकि कैश बुक लिखी जाती है डेली बेसिस पर। आपने नोट किया मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर डेट का कोई कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो पूरे साल के होते हैं, समझ में आया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, जबकि कैश बुक हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, समझ में आया? तो ये बेटे आपके पास डिफरेंसेस हैं जो आपने पढ़ने हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज इतना ही, टाटा बाय बाय, भागिए, चलिए बाय।